हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज इस क्लासेस पर। रीट का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। पहले टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए और मैच करिए कि कितना आपका स्कोर हुआ है। तो आज कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं, सबसे पहले जो 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं ये फोनेटिक्स से हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट हैव साउंड। अब इस साउंड को क्या पढ़ते हैं, पता ही होगा आपको, च। ये च साउंड जो है किस में नहीं है ये बताना है आपको। ध्यान से पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को कि च साउंड कहाँ पर नहीं है। तो देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, बैच। इसको क्या पढ़ते हैं, रैच। इसको क्या पढ़ते हैं, मशीन। इसको पढ़ते हैं फॉर्च्यून। तो देखो यहाँ पे फॉर्च्यून च आएगा, रैच च आएगा, बैच च आएगा, मशीन में श आता है, च नहीं आता है। इसको कैसे लिखते हैं, मशीन का फोनेटिक क्या बनता है, तो ये बनेगा इस तरीके से, यहाँ स्ट्रेस लग जाएगा, फिर ये बनेगा मशीन। ठीक है, तो मशीन में श आता है, च साउंड नहीं आता है। आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट हैव द श साउंड। ये श है। तो देखिए, अफेक्शन, अफेक्शन जो है उसमें श आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में नहीं आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्ट का जो फोनेटिक बनता है वो ये बनता है, यहाँ स्ट्रेस लगेगा, फिर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। कंस्ट्रक्ट में स आता है, श नहीं आता है, ये शलजम वाला श आएगा। आर्टिफिशियल, यहाँ श आता है। पैराशूट श आता है। आपका आंसर होगा बी। ठीक है, फोनेटिक्स अगर आपने पढ़े हैं, प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो बिल्कुल आपके आंसर सही हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द ज साउंड। इसको क्या पढ़ते हैं, ज। ज, एक ज ये होता है, एक ये ज होता है। ये देखना है कौन से में साउंड है। ध्यान से पढ़िए इंस्ट्रक्शन को, कौन से में इन 4 में से ज साउंड है। तो इसके लिए मैं आपको सारे के फोनेटिक बता देता हूं। ये ब्रिज है, इसी में है, यही आपका आंसर होगा। ब्रिज का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा वो ये बनेगा, आप नोट कर लीजिएगा, नहीं पता हो आपको तो ये ब्रिज। ठीक है, फिर ये जो आपको दे रखा है मेज, क्या पढ़ते हैं, मेज। मेज का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड पाथ होता है ना उसका सिस्टम को बोलते हैं मेज। मतलब जिग जैग रास्ता होता है। कई बार पूछता है ना कि भाई आप ना वो बताइए, रास्ता बताइए, तो रास्ता खोजो, कई बार आपने देखा होगा। तो ये जो है ना इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर, उसको मेज बोलते हैं। ठीक है, ये है रोज, इसमें रोज इस प्रकार से बनेगा, ये रोज। तो इसमें देखो ये ज आता है, इसमें भी यही था। और ये है जेरोक्स, तो क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो इसका देखो बन जाएगा जीरोक्स। जीरोक्स, ये जीरोक्स। ठीक है, ये जीरोक्स। तो इस सब में ज ये वाला है, ये वाला जो ज साउंड है ये ब्रिज में है। आपका आंसर ए होना चाहिए। नंबर 4 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द ट साउंड। ये ट किस में है, तो ये देखो डिसाइडेड, ये स्ट्रेस लग जाएगा, डिसाइडेड। डिसाइडेड बोलते हैं इसको, तो ड आता है, ट नहीं आता। ये आपका आंसर होगा। वॉइस्ड बोलते हैं इसको, वॉइस्ड, इसमें ट आता है, वॉइस्ड। आपका आंसर बी होगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं रॉड, रॉड। ठीक है, दहाड़ना। और ये क्या है, पेंट, पेंट, ये बनेगा इसका। बाकी सब में ड आता है, लेकिन वॉइस्ड इसमें ट आता है, तो ट साउंड किस में है, बी में, वॉइस्ड। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है फोनेटिक्स की, आप यहां से जज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन हैं आपके वो कौन से हैं, डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। डिस्ग्राफिया प्रोड्यूसेस डिफिकल्टी इन विच स्किल। डिस्ग्राफिया कौन से स्किल में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है। पिछले किसी सेशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, डिसलेक्सिया, वो रीडिंग से संबंधित था, तो रीडिंग काट दीजिए। डिस्ग्राफिया, यह जो वर्ड है ग्राफी, ये राइटिंग से होता है, तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, ये जहां भी आएगा GRAPH, इसका मतलब ये रूट होता है राइटिंग के लिए। तो राइटिंग में डिसऑर्डर जो डिफिकल्टी होती है उसको डिस्ग्राफिया प्रोड्यूस करता है। अगला पूछा है, चाइल्ड कैंट राइट इन अ स्ट्रेट लाइन, ही में बी सफर्ड फ्रॉम। कोई बच्चा है वो सीधी लाइन में नहीं लिख पाता। जैसे यही मान लो लिखना था कि यही लाइन है अ चाइल्ड, तो ये ऐसे लिखेगा, यहाँ आ गया ऐसे ए चाइल्ड कैन नॉट, ऐसे लिखेगा, सीधी लाइन में नहीं लिख पाएगा। तो वो कौन सा
किससे सफर्ड हो सकता है? तो डिसलेक्सिया तो बताया मैंने, रीडिंग से होता है तो ये तो काट दीजिए, क्योंकि राइटिंग से संबंधित डिस्ग्राफिया ही आएगा। ये 3 डिसऑर्डर हैं, डिस्ग्राफिया के प्रकार हैं। स्पेशल डिसऑर्डर जो होता है यही होता है, आपका आंसर आएगा। इसी में स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पाता है स्टूडेंट। मोटर डिस्ग्राफिया होता है, इसमें इमेज नहीं बना पाएगा, इसमें कोई शेप बनानी है वो नहीं बना पाएगा, कोई लेटर लिखना है अच्छे से वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि इसमें पेंसिल की जो ग्रिप होती है ना वो सही से नहीं पकड़ता है, पेंसिल को सही से पकड़ना नहीं आता है लर्नर को, तो वो फिर मोटर डिस्ग्राफिया कहलाता है। उसके अंदर शेप नहीं बना पाता है, इमेज नहीं बना पाता है, कोई डायग्राम नहीं बना पाता है, उसको मोटर डिस्ग्राफिया कहते हैं। आंसर तो खैर आपका बी था। और डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया है, इसमें क्या होता है कि कॉपी तो कर लेगा, अभी आपसे कहा जाए कि भई आप कॉपी कर लो जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखा है, तो आप कॉपी तो कर लोगे, लेकिन फिर भी आप लिखोगे तो ऐसा लिखोगे कि वो समझ में नहीं आएगा, तो रीडिंग में नहीं आएगा वो चीज़ें। तो डिस्लेक्सिया से जो डिस्ग्राफी बनता है ये, है ना, डिस्लेक्सिया का मतलब क्या था, रीडिंग से संबंधित, तो पढ़ने में नहीं आता है। इलिजिबल लेटर लिखोगे आप, वो पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए डिस्लेक्सिया से संबंधित जो डिस्ग्राफिया होती है ना उसको डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इसमें जो भी आपने कॉपी किया है वो समझने योग्य नहीं होगा, पढ़ने योग्य नहीं होगा, तो वो डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया कहलाएगा। आपका आंसर होगा स्पेशल डिस्ग्राफिया। अगला है पुअर हैंडराइटिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ। पुअर हैंडराइटिंग किसका है? तो हैंडराइटिंग से संबंधित तो डिस्ग्राफिया ही होगा। ये रीडिंग है, ये जो होते हैं ना दोनों, ये इसी का ही नया रूप है, ADHD, है ना, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है ये। और ये हाइपर एक्टिविटी के लिए H इसने जोड़ दिया है ना, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसमें ध्यान नहीं लग पाता है लर्नर का, क्लास में कुछ भी पढ़ाया ध्यान बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, इसी का संशोधित रूप है ये। तो डिस्ग्राफिया कहलाएगा, क्योंकि राइटिंग से संबंधित हैंड राइटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन है ये होम लैंग्वेज से संबंधित है, नया एक टॉपिक जोड़ा था मल्टीलिंगुअलिज्म, उसी का एक प्रकार है ये होम लैंग्वेज। द एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ ए फैमिली टेल्स प्लेस इन। टेल का मतलब कहानी, मतलब परिवार में कोई कहानी है ना, ये टेक्स कर दो, ये गलत कर रखा है ना। द एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ ए फैमिली टेक्स प्लेस इन, ये टेक्स कर दो, टेक्स प्लेस इन। तो हर दिन का जो कॉन्वर्सेशन होता है, इंटरेक्शन, परिवार में कैसे बातचीत करते हैं हम लोग? क्या परिवार में भी हम लोग, जैसे मैं राजस्थान की ही बात करूं तो क्या हम लोग सभी हिंदी में बात करते हैं? बहुत रेयर चांस में ऐसा होता होगा, वरना हमारी जो एक भाषा है मारवाड़ी हम लोग यूज़ करते हैं। तो होम लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका तो संपर्क भाषा होती है, बताया था। नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी को माना गया है। इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज जिसमें पढ़ाया जाता है, ये अलग चीज़ें हैं। होम लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग। फिर है द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ ए लर्नर इज, कोई भी शिक्षार्थी है, कोई भी लर्नर है, उसकी प्राइमरी लैंग्वेज, प्राथमिक भाषा कौन सी होती? बहुत सीधी सी बात है, सबसे पहले हम होम लैंग्वेज में बात करना सीखते हैं। अभी बचपन से जब हमारा जन्म हुआ, फिर हमको समझ में आने लग गया तो हमने कौन सी भाषा बोली पहले? वो हमने होम लैंग्वेज बोली। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, हिंदी बोलना शुरू कर दिया, तो इसलिए होम लैंग्वेज ही इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है वो मल्टीलैंग्वेज से संबंधित है। मल्टीलैंग्वेलिज्म अकर्स ड्यू टू, ये क्यों होता है? पहले समझो इसको, मल्टीलैंग्वेलिज्म का मतलब क्या है। देखो होम लैंग्वेज ठीक है, लेकिन होम लैंग्वेज एक्चुअली केवल रूरल एरियाज में काम दे सकते हैं आप। जैसे किसी स्कूल में मारवाड़ी में पढ़ाया जाता है तो हमारे गांव तक तो वो सीमित है, चल जाता है। लेकिन शहर में अगर बात करें तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि 30 विद्यार्थी 40 विद्यार्थी क्लास में है वो सबके सब मारवाड़ी समझते हों। हो सकता है किसी को हिंदी समझ में आती हो सकता है किसी को मारवाड़ी समझ में आती है, हो सकता है कोई दूसरे बैकग्राउंड का हो। तो मल्टीलैंग्वेलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आ जाता है फिर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप 2 से अधिक भाषाएं जानते हो, ठीक है। वो मल्टीलिंगुअल क्लास होगी, अलग अलग भाषाएं बोलने वालों का ग्रुप हो गया, तो उसके लिए टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि 2 से अधिक भाषाएं जानता हो ताकि सभी को समझा पाए। तो ये मल्टीलैंग्वेलिज्म है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शंस पे विचार करते हैं। मल्टी कल्चर एसिमिलेशन एट ए प्लेस, कि एक ही स्थान पर अलग अलग कल्चर का एसिमिलेशन होता है, अलग अलग कल्चर को अपनाया जाता है, ठीक है। लर्नर्स ट्राइंग टू स्पीक ए मल्टी लैंग्वेज, ये तो नहीं होगा कि एक मल्टी लैंग्वेज तो कैसे होगा कि एक अलग सी भाषा, मल्टी मतलब तो अनेकों भाषाएं होती हैं, वैसे ही कट जाएगा ऑप्शन। टीचर्स विजिटिंग ए मल्टी नेशन, ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर जो है वो अलग अलग देशों में घूम कर आया है, वही मल्टी लैंग्वेलिज्म तब होता है, नहीं होता ऐसा। लर्नर बिकमिंग मल्टीपर्पज, जो लर्निंग है वो मल्टीपर्पज हो जाती है, मतलब बहुउद्देश्यों का एक फुलफिलमेंट करती है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा क्योंकि मल्टी कल्चर हो गया, अलग अलग कल्चर से अलग अलग बैकग्राउंड से विद्यार्थी आते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टी लैंग्वेलिज्म का जन्म होता है। तो आपका आंसर होगा ए। तो ये था दोस्तों आज के इस पेपर सेट में 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ और नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये सीरीज
मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा एग्जामिनेशन के डे तक। तो इसलिए आप रेगुलर बने रहें और ज़रूर से शेयर कर दिया करें और ज़रूर से लाइक करके जाएं, ताकि और स्टूडेंट्स भी जुड़ें और स्टूडेंट्स को पता लगे कि हाँ रीट को बहुत आसान हमने कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।